मेरा मालिक बहुत ही जालिम आदमी था। उसने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसा काम करने लगी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस कमरे में बैठे हुए मुझे 2 घंटे गुजर गए थे। मुझे यहाँ आने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि यह तो किसी भी मनुष्य की फितरत होती है कि जिस काम से उसे मना किया जाए वही काम करता है। मेरे मालिक ने मुझे कहा था कि तुझे इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अब समझ आने लगी थी कि उसने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका था, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद हलचल की आवाज़ आई और मेरा मालिक कमरे में आया। फिर मैंने देखा कि उसने वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-3। मैं कभी कभी बड़ी खुश होती थी कि मैं इस शहर के एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन यह बात अपनी जगह पर ठीक कही जाती है। इस मालिक को सिर्फ मुझ पर ही भरोसा था और इस घर में और कोई नौकर भी नहीं रखता था। यह सारे घर के काम तो मुझे करने पड़ते थे, लेकिन मैं यहाँ पर मालकिन की तरह हुकूमत चलाती और मुझे तनख्वाह भी बहुत अच्छा मिलता था। उनका ज़्यादा काम भी नहीं होता था। घर को कभी कभी साफ कर लेती। रोज़ कोई एक कमरा साफ करना होता था या दूसरा एक साथ सारे काम नहीं करती थी। घर जल्दी से गंदा भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ मालिक ही रहते थे। लेकिन जब वह मुझसे पूछते मैं कह देती थी कि सारे घर को साफ कर दिया था, ताकि उनको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रही हूँ। वह भी मुझसे रोज़ की रिपोर्ट लेता था और रात को मुझे सुबह के काम बता देता था। घर पर रहते थे कि सारे घर को साफ करना, लेकिन ऊपर वाली मंजिल के पहले कमरे को साफ नहीं करना, बल्कि वहाँ पर जाना भी नहीं। उसका दरवाज़ा भी बंद रखता और कोई अगर वहाँ जाने की कोशिश करे तो उसे ना जाने देता। मैं हैरान होती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। जिस वक्त मैं यहाँ काम कर रही थी, जब से मैं यही थी, वह कमरा बंद ही रहता था। कभी कभी तो घर के बंद कमरों से ही साफ सफाई करवा लिया जाता था, लेकिन उस कमरे में तो मालिक किसी को भी जाने नहीं देते थे और मुझे रोज़ कहते थे कि उस कमरे में नहीं जाना। मुझे पता था कि वहाँ पर नहीं जाना, तो क्यों जाती, पर वह मुझे यह बात रोज़ कहते थे ताकि मैं गलती से भी वहाँ जाने के बारे में ना सोचूं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मालिक वहाँ पर छुपा रहे थे। कोई बहुत ही बड़ी बात थी। अब मुझे उत्सुकता होना था बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि मेरे दिल में यह बात आ गई थी कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसको मालिक छुपा रहे हैं। पर यह नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। बल्कि गलती नहीं अब, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरी बिरादरी वाले मुझसे पूछती थी कि तूने इतने बड़े आदमी के घर में काम कैसे कर लिया, और क्या वहाँ पर और काम में नहीं मिल सकता। तो मैं कह देती थी कि नहीं नहीं, और काम नहीं है। सब लोग मुझसे जलते थे। साहब बड़े अजीब तरह से आदमी थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं बहुत खूबसूरत जवान थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ नहीं देखा था। अपने ही कामों में व्यस्त रहते थे। पर अलग ही गलती से भी कोई गड़बड़ हो जाती माफ़ नहीं करते थे। कहते थे कि सब कुछ वक्त पर मिलना चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि खाना बनाने में मुझे इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती तो मुझे बहुत बातें सुनाते थे। एक दफ़ा तो मेरी तरफ ऐसे आए जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देंगे। यह तो होता है मालिक, गुस्से में तो बहुत बातें सुना देता है और थप्पड़ भी मार सकता था। यह कोई अनहोनी बात तो नहीं, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे मालिक के यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए थे। उससे पहले यहाँ कोई और नौकरानी काम करती थी और सुना था कि एक दिन पागल हो गई और यहाँ से चली गई थी। जाहिर है साहब की वजह से ही पागल हुई होगी। उसका अपना मसला होता है। वह पागल तो हो गई थी, इसीलिए उसने काम छोड़ दिया था। फिर मुझे काम पर रख लिया गया था। मैं सिर्फ घर के काम ही करती थी। कभी कभी सब्जी लेने खुद चली जाती थी। बाकी घर की सारी चीज़ें तो साहब और ऑर्डर करके ही मंगवा लेते थे। सब्जी जब तक मैं खुद नहीं लेती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था, और साहब भी कहते थे कि सब्जी का ताज़ा नहीं होता, इसीलिए सब्जी लेने खुद ही जाया करती थी। आज भी बाजार ही जाना था। जब मैं देखा कि एक लड़की दूर खड़ी है लेकिन मेरी तरफ देख रही है। इसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने कपड़े फटे पुराने गंदे थे और मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं कोई चीज़ खा रही हूँ और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पर मैं तो कुछ भी नहीं खा रही थी, इसीलिए मैं अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद वह किसी और तरफ से आकर खड़ी हो गई और फिर भी मुझे ही देखने लगी और मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब मैं सोच लिया था कि इससे पूछती हूँ
कि क्या है, कोई बात करना चाहती है क्या। मैंने उसे रोक लिया तो वह डरी डरी सी नज़र आने लगी। मैंने कहा कि कौन हो तुम, क्या बात है, क्यों मुझे देख रही हो। जब मुझे ऐसे करते हुए एक आदमी ने देखा तो उसने कहा कि यह तो पागल है, तुम इससे क्या पूछ रही हो। मैंने कहा कि नहीं, यह मुझे कब से देख रही है। उसने कहा कि तुम नरेंद्र साहब के घर में काम करती हो ना। मैंने कहा कि हाँ करती हूँ, तुम्हें कैसे पता। मैं हैरान हुई कि इसको कैसे पता। उसने कहा फिर ठीक हो तुम। मैंने कहा कि हाँ, मैं बीमार लग रही हूँ क्या। उसने कहा साहब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, कुछ भी बुरा नहीं किया उसने मेरे साथ, और तुम क्यों ऐसी बातें फैला रही हो। क्या वह लोगों के साथ कुछ बुरा करते हैं। जिनके नमक खाया है उनके साथ तो अच्छे तरीके से पेश आता सीखो। कहने लगी कि नमक खाने की बात नहीं है, लेकिन कहीं तुम उस कमरे में तो नहीं गई। जब उसने यह बात की तो मुझे तो बहुत ही हैरान रह गई थी। इसको भी उस कमरे के बारे में पता है। मैंने कहा कि कौन सा कमरा। मैंने जानबूझकर उसे पूछने लगी। उसने कहा कि वही कमरा जो दूसरी मंजिल पर है, दूसरी मंजिल का पहला कमरा। उसने तो पूरा पता बता दिया। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता। उसने कहा कि जब मैं वहाँ रहती थी तो, और मेरी गलती यह थी कि मैं उस कमरे के अंदर चली गई थी। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मैंने कहा कि क्या कहना चाहती हो, तो मुझे पूरी बात बताओ। मैं उसे लेकर एक तरफ आ गई थी। मुझे उससे डर भी लग रहा था और मैं खुद भी डर रही थी। तो जैसे बातें कर रही थी जैसे वह सब कुछ जानती है, और उसने घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है जो उसके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हो सकता है। उसने कहा कि कुछ भी करना पर उस कमरे में नहीं जाना, उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने कहा कि क्या है उस कमरे में। जब मैं यह सवाल किया तो उसकी आंखें अचानक ही फटी की फटी रह गई। ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके सामने कुछ हो रहा है और जो सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है। वह डरने चिल्लाने लगी। मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी पर नहीं संभाल पा रही थी। मैं उससे बार बार पूछती कि क्या है उस कमरे में, क्या है उस कमरे में, लेकिन वह जब जवाब देने की हालत में नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाजार वाले भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उसमें से एक आदमी पकड़कर ले गया। उसने कहा कि इसको इसकी माँ के घर छोड़ता हूँ, इसने सबको परेशान कर रखा है। यह अपने घर में भी नहीं रहती, पागल हो गई है, लेकिन घर से भाग जाती है और यहाँ बाजार में आ जाती है। इसकी माँ भी इसके लिए बड़ी परेशान है। शायद वह आदमियों से जानता था, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले गया, लेकिन वह मुझे पूरी बात नहीं बता पाई और उस पहले ही दौरा पड़ गया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि काश कि वह मुझे पूरी बात बता देती। मुझे पता चल जाता कि आखिर उस कमरे में क्या था, कि वह भी उस कमरे में गई थी। यह सब कुछ बहुत ही अजीब था। अब तक तो मैं खुद ही संभाल नहीं पा रही थी। उस लड़की की आंखें, उसकी बातें, उसकी हरकतें मेरे दिमाग में थी। जब मैं घर आई तो साहब सामने ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि इतनी देर कर दी। मैंने कहा कि जी बाजार में मैं रुक गई। यह सोचने लगी कि मुझे उन्हें उस लड़की के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि क्या बाजार में अखबार पढ़ रहे थे और साथ में मुझे बात कर रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, बाजार में रश बहुत था इसलिए देरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी जल्दी खाना बना दो, और मैं रसोई में चली गई। काम करते हुए मुझे उसके बारे में सोच रही थी। अब वह लड़की मेरे दिमाग में थी और उससे मेरी बातें का मतलब इस कमरे में ज़रूर कुछ था। साहब मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनवाया करते थे, ऐसा खाना कि जैसे वह खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और उनका खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन खाते तो वह थोड़ा सा ही थे। वह खाना न जाने कहाँ चला जाता था। मुझे तो यही लगता था कि वह चौकीदार को दे देते थे, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा एक चौकीदार भी था जिसका काम बाहर बैठना होता था। वह बाहर बैठकर घर की देखभाल करता था और मैं अंदर का खाना, जिसने नहीं उसे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस घर का माहौल कुछ अजीब ही था। एक दिन मुझे मेरी बिरादरी वाले कहने लगे कि अच्छा हुआ कि तू वहाँ पर काम करती है, हमें से तो कोई भी बहाना आ जाएगा। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया है। तो कहने लगे कि जो नौकरानी पहले वहाँ पर काम करती थी, सुना है वह पागल हो गई है। यह कहानी उस तक भी पहुँच चुकी थी कि वह लड़की थी जो पहले मुझे कहती थी कि मुझे भी वहाँ नौकरी दिला दे, क्योंकि तेरा साहब बहुत ज़्यादा पैसे देता है, और अब कहती है कि अच्छा हुआ कि हम वहाँ काम नहीं करते। उन लोगों ने अब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि एक दिन तू भी वहाँ से पागल होकर निकलेगी, लेकिन अगर मैं मालिक को देखती तो वह कोई बड़ा आदमी नहीं,
हाँ, कभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था तो पागल ही हो जाता था, लेकिन इस तरह से तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मैं खुद भी बहुत गुस्से वाली थी। एक दिन साहब का मूड बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उनसे पूछ लेती हूँ कि उस कमरे के अंदर क्या है। मुझे लगा था कि मैं यह काम कर लूँगी और बड़ी आसानी से पूछ लूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि आज तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया है, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दे। और आज अपने लिए भी चाय बना ली। मैंने उनके लिए भी चाय बना दी और चाय पास रखे, तब कहने लगे कि तू इधर भी साइड में बैठ जा, आज मिलकर चाय पी लेते हैं। वैसे तो इस घर की नौकरानी है, लेकिन तेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है। मैं अपना पूरा घर तेरे हवाले करके जाता हूँ। 2 साल हो गए हैं तुझे यहाँ पर दिल लग जाता है। पता नहीं यह मेरी तारीफ कर रहे थे या बेइज्जती कर रहे थे। मैंने अपना चाय का कप पकड़े कोने में बैठ गई। मैंने कहा कि आपका घर बहुत बड़ा है साहब, और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब बिल्कुल भी अकेले हैं। आपकी ज़िंदगी अकेले गुजरते हैं, अजीब नहीं लगता? वह कहने लगे कि हमेशा से अकेला नहीं था, एक लड़की थी मेरी ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी अपने दिल की बातें करने लगेंगे। मैं भी बहुत सोच समझकर बोल रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, इस घर में कोई मालकिन भी थी? कैसी थी वह? तो कहने लगे कि मालकिन तो वह कभी बन ही नहीं सकी। मैं उसे मालकिन ही बनाना चाहता था। उसने मेरे साथ दिललगी की, मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ भाग गई। सरिता नाम था उसका। उससे शादी करना चाहता था, पर उसका कहना था कि उसे मुंबई जाना है और मॉडलिंग करनी है। मैंने उसे कहा कि मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। वह कहती थी कि मॉडलिंग करनी है, पैसे कमाने हैं, छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने हैं। मैं उसे कहता था कि तेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर दूंगा, बस तू मेरा हाथ थाम ले। पर उसने मेरा हाथ नहीं थामा। ऐसी औरतें बेवफा होती हैं। ऐसी साहब के चेहरे के पर नफरत आ गई थी। मैंने कहा कि फिर वह कहाँ गई? साहब ने कहा कि चली गई जहाँ उसे जाना था, मुंबई चली गई। अब सुना है वहाँ पर छोटे छोटे टीवी पर ऐड करती है और बस अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर मेरे साथ रहती तो इस घर में की मालकिन होती। मैंने कहा कि फिर भी आपको याद तो आती होगी। तो कहने लगे कि हाँ, ज़िंदगी एक हिस्सा तो है। बता, क्या तुझे ऐसा कोई याद नहीं आता जो तेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है? मैंने कहा कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें गरीबों से ही फुर्सत नहीं। और फिर आजकल के जिसके पास कुछ नहीं होता उसकी कोई हेलो हाय बोलकर भी राजी नहीं है। रिश्ते रखना तो दूर की बात है। उसने कहा कि यह तो इसका मतलब है कि पैसे ही सब कुछ है, लेकिन मेरे पास तो पैसा था, फिर भी वह मेरे पास नहीं रुकी। मैंने कहा कि साहब, आखिर फैसला किस्मत ही करती है। उनको यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने पूछा कि तुझे यहाँ कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वह मेरी बिरादरी वाली है ना, वह बहुत अजीब अजीब बातें करती रहती है कि अकेला घर है। शाम ने मुझे नज़र भर के देखा तो डर गई, क्योंकि अब मुझे यह नहीं पता था कि मैं आगे क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि अकेला घर है तो क्या हुआ, तो उसको बताया कर कि यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मैं बताती हूँ, पर वह बहुत अजीब सी है, बाद में से बातें ही नहीं निकलती है। मेरे शाम ने कहा कि तू फिर उससे बातें ही नहीं किया कर। और हाँ, कल पूरा घर साफ करना सिवाय उस कमरे के, और ऊपर का स्टोर है उसको भी साफ करना। उसमें जो भी कागज़ वगैरह मिले वह लेकर मेरे कमरे में रख देना। मैं बाद में देख लूँगा कि कौन सा रखने वाले हैं और कौन कौन सा फेंकने वाले हैं। मैंने कहा कि जी ठीक है, कर दूँगी। जब मैं उस कमरे के पास से गुजरती तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अंदर कोई इंसान है। कोई इंसान पीछे से खड़ा हो तो उसे पता चल जाता है, इसी तरह से कमरे में कोई हो तो वह बाहर से गुजरते तो एहसास हो जाता है कि अगर कोई है। पर अगर अंदर कोई था तो वह बोलती क्यों नहीं था, कुछ कहता क्यों नहीं था, बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करता था? ऐसे कैसे साहब किसी को अंदर रख सकते हैं? क्योंकि जब वह कहते थे कि उस कमरे में नहीं जाना, तो पहले ख्याल तो मुझे यही आता था कि शायद उस कमरे में किसी को बंद करके रखा है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। पर उस कमरे की चाबी साहब के कमरे में रहती थी, और जब वह कहीं पर बाहर जाते थे तो अपनी जेब में डालकर ले जाते थे। मैं कभी कभी उनके कपड़े धोती थी तो जेब में चाबी पड़ी मिलती थी, मैं उनको वापस रख देती थी। वह चाबी हमेशा उनके पास ही रहती थी। खैर, स्टोर रूम में चली गई, और जब स्टोर रूम साफ करने लगी तो मुझे वहाँ पर एक डब्बा मिला जिसमें कई सारे कागज़ थे।
साहब ने कहा था कि कागज़ मेरे कमरे में रख देना, मैं देख लूँगा फेंकने से पहले कि अगर कोई काम का है तो मैं उसे रख लूँगा, और ऐसा ही करना था और डब्बा उठाकर नीचे रख कर ले जाना था। लेकिन मेरी नज़र एक ऐसे कागज़ पर पड़ी कि मैं हैरान रह गई थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि यह कागज़ किस चीज़ का था। यह तो किसी के शादी का सर्टिफिकेट था, जिसमें साहब की भी तस्वीर लगी हुई थी और उस लड़की की भी। लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, दुबली पतली सी थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि यह सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी थी। मैं जब नाम पढ़ने की कोशिश की तो हैरान रह गई थी। इसके नाम की जगह पर लिखा हुआ था सरिता। मैं तो हैरान थी कि साहब ने तो कह रहे थे कि मैं उस लड़की को कहा था कि मुझे शादी कर ले, पर उसने मुझे शादी नहीं की और वह चली गई। तो फिर यह शादी का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? इसका मतलब कि वह झूठ बोल रहे हैं। यह मेरी ज़िंदगी थी, कोई फिल्म या फिर कोई नाटक नहीं था। मैं खुद इस धुन में लग जाती थी कि कौन क्या है। मुझे खुद अपने बारे में भी तो देखना था कि कहीं मेरे साथ कोई ना कोई मसला बन जाता। इसीलिए मैंने वह सर्टिफिकेट वहीं पर रख दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हाथ एक ऐसी चीज़ लगी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। डिब्बे में एक तस्वीर थी जिसे साहब और उस लड़की सरिता एक साथ बैठे थे और आगे एक छोटी सी लड़की भी बैठी थी, यानी कि साहब की बेटी। इसका मतलब यह था कि बात इतनी भी सीधी नहीं थी। यहाँ तो कोई बहुत ही बड़ी मुश्किल था और उसके साथ ही कुछ बड़ा होना था या फिर कुछ बुरा हो चुका था। अब मेरा शमीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं यह सब कुछ यहीं छोड़ दूं। मैं वह कागज़ तो वहीं रख दिए और साहब के कमरे में जब गई तो अंदर ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि वहाँ कोने में रख दे, और जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया। मैं डर गई थी क्योंकि अब मेरे दिल में भी डर था। वह कहने लगे कि एक बात सुन। मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि क्या तुझे पढ़ना आता है? शायद वह समझ गए थे कि कहीं मैंने वह कागज़ देख तो नहीं लिए। मैंने कहा कि नहीं साहब जी, हमें कहाँ पढ़ने आता है। अम्मा ने कभी स्कूल ही नहीं भेजा, बस अपना नाम लिखना आता है, वह भी ऐसे ही लिख देती हूँ, बस याद किया हुआ है और कुछ भी नहीं आता। इस बात पर वह थोड़ा सा हंस दिए और कहा कि चल ठीक है, जा यहाँ से। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। उसके बाद एक दिन मैंने साहब को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए मुझे सुना। मुझे एक दूसरे आदमी की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, इसीलिए ठीक से बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। अगर किसी को पता चल जाता है तो चल जाए। किसको पता चलेगा? कोई भी तो नहीं है यहाँ। तुझे मेरे नौकरों पर बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि इस लड़की के बारे में बात हो रही थी। या तो वह लड़की जिंदा थी और या फिर साहब ने उसे कब के इस दुनिया से भेज दिया था और उस कमरे में उसके हवाले कोई सबूत छुपाया हुआ था। पर मुझे जानना बहुत ज़रूरी था। एक दिन सोचा कि कमरे की सफाई तो करवाते नहीं हैं, अगर मैं किसी तरह से कमरे के अंदर छुप जाऊं और जब साहब चले जाए तो फिर देख लूँगी कि अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती थी, बस अंदर जाऊं और बाहर आ जाऊं। अगर ऊपर से साहब आ जाते तो बहुत बड़ा होता। मुझे साहब के कपड़ों में से हमेशा चाबी मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही थी। मैं हैरान हो रही थी कि अब ज़रूरत है तो चाबी नहीं मिल रही है। पर फिर भी एक दिन मुझे चाबी मिल गई और मैंने उसे चाबी का निशान साबुन पर ले लिया। यह साबुन में चाबी बनाने वाले के पास ले गई और उसने मुझे डुप्लीकेट चाबी बनाकर दी। अब मेरे पास भी उस कमरे की चाबी थी। मैं पता नहीं अब यह सब क्यों कर रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे नीति मुझे यह सब करवा रही थी, क्योंकि जो भी था उस कमरे में बहुत मुसीबत में था। उसकी किस्मत थी कि ऐसे मेरे दिमाग में यही सारे तरकीब और आइडिया आ रहे थे और मैं बिना सोचे समझे ही सब कुछ कर रही थी। इस काम में कितना खतरा था यह मैं जानती थी, लेकिन फिर भी मैं बिना सोचे समझे यह सब करती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि यह सब कुछ मुझे इंसान की किस्मत करवा रही थी। एक दिन मैंने साहब को देखा कि वह बैठकर गीता को सुन रहे हैं, जिसमें लिखा था कि किसी के साथ पूरा करोगे तो बुरा होगा। इंसान अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में काट कर जाता है। मैं सोच रही थी कि ऐसे बैठकर गीता सुन रहे हैं जबकि खुद ही किसी के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। अब मुझे पता चल गया था कि घर में खाना कहाँ गायब हो जाता है। जब खाना गायब हो जाता तो मैं सोचती कि मैं तो खाया ही नहीं, साहब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दे
कि मैं खाना खा लेती हूँ, या फिर चौकीदार पर इल्ज़ाम लगा दे कि अब मैं यह समझ गई थी कि वही लेकर जाता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि खाना कहाँ जाता है। उस कमरे में चाबी भी अपने पास इसीलिए रखते थे क्योंकि यह बार बार उस कमरे में जाते थे। साहब जी तो ऐसा ही इंसान था। और फिर वह औरत जो यहाँ पर काम करती थी कैसे पागल हो गई थी, किस तरह से उसे दौरे पड़ रहे थे, मुझे यही भी समझने की कोशिश कर रही थी बेचारी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इस वक्त समझ जाना चाहिए था कि मैंने सोचा कि मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी। एक दिन साहब ने कहा कि आज मैं देर से आऊँगा, तुम काम ख़त्म करके चले जाना। मैंने कहा कि ठीक है। यही दिन था जब मुझे यह सब कुछ करना था, क्योंकि आज साहब को देर से आना था। मैं काम खत्म किया और घर से निकल गई। मैंने देखा कि चौकीदार सो रहा है। मैंने उसे जगाया और कहा कि सो रहा है काम पर, तो वह कहने लगा कि क्या करूं, नींद आ जाती है, वैसे भी इस घर में आता ही कौन है। मैंने कहा कि अगर काम नहीं है तेरा तो काम छोड़ दे। वह कहने लगा कि क्यों तू गरीब के पेट पर लात मारने की बातें कर रही है। मैंने कहा कि अच्छा मैं जा रही हूँ, साहब देर से आएंगे, घर का ख्याल रखना। उससे कहा ठीक है। मैं दरवाजे के पीछे छुप गई और देखने लगी जब वह 5 मिनट बाद फिर से सो गया और मैं घर के अंदर आ गई। मुझे चौकीदार को यह दिखाने की ज़रूरत थी कि मैं घर से चली गई हूँ, ताकि कल को कोई अगर ऐसी वैसी बात होती तो वह कहता कि वो तो चली गई थी। मैं सीधी अंदर चली गई और दूसरी मंजिल पर चली गई। अब मेरे हाथ में चाबी थी, मुझे दरवाज़ा खोलना था। मैं घबराई हुई थी पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही अंदर गई तो मेरे अंदर का माहौल देखकर हैरान रह गई। पहली बात तो यह थी कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यहाँ पर एक छोटा सा लॉन्च भी था और 2 कमरों भी थे। मैंने एक कमरे के अंदर चली गई, उधर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। यहाँ की सफाई सालों से नहीं हुई थी और मैं सोच रही थी कि यहाँ कोई रहता था। मैंने कहा सरिता, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, कहाँ हो तुम। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। और रात को साहब वहाँ पर आए। अब साहब मेरी आंखों के सामने थे, मैं उन्हें देख सकती थी पर साहब मुझे नहीं देख सकते थे। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे रस्सियों से बांधा गया था। साहब अंदर आए और कहने लगे कि खाना खा लो सरिता। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना, चले जाओ यहाँ से। मैं चलना चाहती थी कि साहब को बताना चाहती थी कि मैं अंदर हूँ, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती थी। साहब ने उसे खाना खिलाया और उससे बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, पर वह बाद में भी बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसने साहब को भी मारे। साहब उसे खाना खिलाकर बर्तन उठाकर वहाँ से चले गए और अब मैं यहाँ पर कैद थी। मुझे सरिता ने यहाँ पर बंधक बना लिया था। शायद वह वाकई मानसिक रोगी थी और मैं उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन ज़रूर कहानी कुछ और थी। मुझे उसकी कहानी का पता नहीं चला, लेकिन अब मेरी जान खतरे में थी। मेरी आखिरी उम्मीद साहब पर थी, वही मेरी मदद करने की कोशिश कर सकते थे क्योंकि मैं उनके घर पर काम करने के लिए आई थी। अगले दिन मैं काम पर नहीं आती तो वह ज़रूर मेरे बारे में पूछते, पर अगर चौकीदार से पूछते तो मैं कब की चली गई थी, वह तो यही कहता मैं यहाँ से चली गई थी। मैंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी उत्सुकता मुझे यहाँ तक ले आई थी और अब मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी क्योंकि सरिता ने तो खाना खा लिया था पर मैं तो ना खाया था ना पिया था। दूसरा दिन आ गया था, मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। साहब आए और फिर से उसे खाना खिला रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज़ नहीं आई। पाँव दीवार पर मारकर आवाज़ निकालने लगी, तभी बाजू में इस तरह से दर्द हो रहा था कि साहब को मेरे बारे में पता चल गया। उन्होंने जब मुझे देखा तो वह हैरान रह गए। मुझे याद है कि मुझे साहब की शक्ल नज़र आई थी और वह रस्सी खोल रहे थे। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा था कि कमजोरी हो गई है, इसीलिए मुझे ड्रिप लगाई हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब आप उन्हें ले जा सकते हैं, तो वह मुझे घर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ बोल नहीं रहे थे। सिर्फ एक दफ़ा पूछा था कि तुम ठीक हो। मैं तो शर्मिंदा मुंह बनाकर हाँ कह दिया, ठीक हूँ। जब घर आए तो उन्होंने मुझे पानी का गिलास पकड़ा दिया और कहा पानी ज़्यादा पिया करो, तुम्हें पानी की कमी हो गई है। मैंने कहा कि साहब, तो कहने लगे कि चुप रहो, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लोगों से बहुत बातें सुनाई थी। जो औरत पहले यहाँ पर काम करती थी वह भी मुझे मिली थी। मैंने साहब को सब कुछ सच सच बता दिया तो उन्होंने कहा कि उसको मैं सरिता के काम के लिए रखा था
और सरिता ने उसे पागल कर दिया था। वह बार बार उसको मारती थी और अजीब हरकतें करती थी, इसीलिए शायद वह पागल हो गई थी। सरिता ने उसे धक्का भी दिया था लेकिन वह बच गई थी। बस उसके बाद से ही इसकी हालत ऐसी हो गई थी, उस काम से निकालना पड़ा। मैंने कहा कि कौन है यह सरिता, तो कहने लगे कि वही मेरी पत्नी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम दोनों की शादी हुई थी और हमारी एक बेटी भी थी, लेकिन इस सरिता को अचानक ही दिमाग की बीमारी हो गई और वह हम सब के लिए खतरा बन गई। वह अपना ख्याल नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने उसका ख्याल रखने के लिए उस नौकरानी रखी थी। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखता था, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी आदमी हूँ और मुझे काम भी करना होते थे, इसीलिए मेरे यह सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैंने उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता था, लेकिन डॉक्टर की कोई उम्मीद नहीं दिलाता था। वह कहता था कि उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, आप उन्हें पागल खाने में जमा करवाएं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसे पागल खाने में जमा नहीं करवा सकता था। मेरी बेटी कभी कभी उसके पास जाने की जिद करती थी, तो लेकिन मैं उसे बड़ी मुश्किल से रोकता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि हमारी बेटी को कहीं कुछ कर न दे। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, मेरी बेटी उसके कमरे में चली गई। उस वक्त सरिता को बांधकर नहीं रखता था, लेकिन न जाने उसने कुछ किया कि नहीं, पर मेरी बेटी के पाँव फिसल गया, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई और इस दुनिया से चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे सरिता ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह खुद एक बदकिस्मत औरत है जो अपने ही संतान के लिए एक खतरा बन गई है। शायद उसने हमारी बेटी के साथ। साहब इतना बोलकर रोने लगे। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं भी रोने लगी, क्योंकि मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी थी। वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। वह साहब की बेटी थी और साहब को उनसे बहुत मोहब्बत थी। साहब ने कहा कि इस सब के बाद मेरी हालत भी बुरी हो गई थी और मैं मजबूर हो गया था। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। मैंने उसे दवाइयाँ वगैरह दी, खाना भी खिलाया। फिर बाकी घर भी नहीं संभाला जाता, घर बहुत गंदा रहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो साहब, मेरे कोई गलत करने का इरादा नहीं था, बस मेरे दिल में एक सवाल था कि आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है। तो कहने लगे कि सबको यही लगता था कि मैं उसके साथ बुरा किया है, लेकिन असल में वह एक दिमाग की बीमारी से घिरी हुई है और मानसिक रोगी है। उसका दर्द कम हो रहा है। साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मैं तो उस कमरे में उसे बचाने के लिए गई थी। मुझे लगा था कि मैं उसकी मदद करूंगी, वह किसी मुसीबत में होगी और फिर उसे वहां से निकाल लूंगी। मैं जब उससे पूछा कि तुम सरिता हो, तो तुमको यहाँ से किसने बंद किया है, तो उसने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खोली तो उसने मुझे रस्सी से हाथ पाँव बांधा हुआ था। यह सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, मैं सारी ज़िंदगी भूलने वाली नहीं थी। मैंने साहब को बुरा समझा था, लेकिन इस कहानी में तो साहब बुरे नहीं थे, सरिता ही विलन निकली थी। मैंने साहब से कहा कि फिर भी मैं बहुत बुरा किया। आप चाहते हो तो मुझे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस कमरे की चाबी भी आपसे चुपके बनवाई थी और आप कागज़ भी देख लिए थे। मैंने तो पूरा प्लान बनाया था। उन्होंने कहा कि इस बात से साबित होता है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसीलिए तुम्हें मैं इस घर में रखना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर कोई इस तरह का मसला हो तो तुम उनको हल कर सकते हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि साहब अभी भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं। मैं रोना शुरू कर दिया। साहब ने कहा कि तुम यहीं पर काम करो, और अब इस बात को भी 2 महीने बीत गए हैं। मैं सरिता की ख्याल रखती हूँ। अब साहब उनको कमरे में बंद करके नहीं रखते, अब भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे दौरा पड़ जाता है, लेकिन अब वो नीचे ही रखते हैं सबके सामने, ताकि पता चलता रहे कि वह क्या करती है। जब से उसे दवाई दी होती थी तो वह शांत हो जाती थी। हम लोग उसको खाना भी खिलाते हैं। साहब बहुत खुश रहते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे किए गए काम की वजह से मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। इस बात का शुक्र है कि तुम पुलिस के पास नहीं चली गई। पुलिस आ जाती तो होता भी तो कुछ नहीं, लेकिन बात बाहर निकल जाती। कभी कभी साहब को देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि कैसे वह अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी तो पागल हो चुकी है। वह कहते हैं इसे मैं पागल खाने में जमा नहीं करवाऊंगा। दवाइयाँ कभी असर करती है, कभी नहीं करती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।